हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो उसी में कमेंट्स आए थे कि आप इसका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी बताइए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको यूट्यूब पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, पर बात होती है कि जहाँ से आपको कंटेंट याद रहे। ठीक है बात। अगर आपको कंटेंट याद रखना है तो उसके लिए पहले तो आप में डेडिकेशन होनी चाहिए कि हाँ, मेरे को ये याद करने हैं। उसके बाद मैं किसी भी टीचर को गलत नहीं बोलूँगा, सब अपने बिहाफ से 101% देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि आप जो भी वीडियो कर रहे हो तो उसको मन लगा के कीजिएगा। अगर आपको उस वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसको क्या कीजिए, फर्दर फॉलो कीजिए। ये नहीं है कि किसी वीडियो में किसी चैनल पर सब्सक्राइबर कम है और आप उसका कंटेंट देख के ये सोचते हैं कि ये नया है, इसको क्या मालूम है। आपको पहले ये अपनी सोच को बदलना होगा, उसके बाद ही आपको कंटिन्यू सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर कोई कंटेंट बना रहा है और आपको उसका समझ में आ रहा है तो उसको आप सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है बात। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो और वीडियो को देखते जा रहे हो तो उससे बनाने वाले का भी मोटिवेशन डाउन होता है कि हाँ, शायद मेरी मेहनत में, मेरे कंटेंट्स प्रोवाइड करने में कुछ ना कुछ कमी है। आपका एक लाइक या सब्सक्राइब ही होता है जो दूसरे टीचर को, वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन देता है। और फर्दर आपसे कोई फ़ीस नहीं मांगी जाती, ना कोई आपसे बैच प्रोवाइड करने के लिए बोला जाता है कि हमें यहाँ से आपको बैच सेल करना है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो पहले आपको मैंने ये बता दिया है पिछली वीडियो में। अगर नहीं समझ में आता तो आप एक बार क्या कीजिए, इससे पहले की वीडियो देखना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फर्स्ट पार्ट, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। आज मैं आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी हैं टोटल एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यही आता है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये किसके अंडर आते हैं। तो ये पूछ सकता है, तो अभी मैंने हाईलाइट करके लिखा है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है। अब इसका काम क्या आता है, मतलब अब ये तो है नहीं आपने उठाया और फिर बोलने लगे ICAI भी बताया था। तो पहले इसका काम देखिएगा कि ये क्या काम करता है और ICAI क्या काम करता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है ये क्या करता है, ये काम करता है। और क्या काम करता है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इनको लागू करने के लिए, ठीक है, इनको क्या करता है, ये एक तो इम्प्लीमेंट करता है और इसके रूल्स को क्या करता है, ये सेट करता है, निर्धारित करने के लिए क्या करता है, जिम्मेदारी सरकारी मंत्रालय कहलाता है। ठीक है। सबसे पहले तो पता ही लग गया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लागू करने का काम और उसके नियमों को निर्धारित करने का काम किसका है, MCA का है भाई। ठीक है। उसके बाद अब ICAI के बारे में भी पढ़ेंगे भाई, ICAI का क्या काम है। ठीक है। तो ICAI को भी देख लेते हैं कि ICAI क्या करता है। ICAI क्या करता है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हैं हमारे, इनको क्या करता है, एक तो फॉर्मुलेट करता है और एक क्या करता है, पब्लिश करता है। अब देखो ऊपर वाले में क्या बताया था कि वो क्या करता है, इसको लागू करता है MCA, और नियमों को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो ICAI क्या करता है, ICAI क्या करता है, एक बॉडी बना रखी है और ये क्या करती है, आपने फ़ॉरेन में अगर ट्रेड करना है तो आपको उसके रूल रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, जो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, IFRS के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उनके रूल्स को मैच करके उनको बना के कि हाँ IFRS ये कहता है और मुझे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करना है, ये तैयार करना है, उसको तैयार करके उससे मैच करके फिर वो क्या करता है, उसको पब्लिश करता है। तो ICAI का ये काम है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का क्या काम है, हमारे रूल्स को क्या करेगा, लागू करेगा और उनको नियमों को क्या करेगा, उसको निर्धारित करेगा। दो काम हमने क्या कर लिए हैं, सीख लिए हैं। आशा है कि जो भी मैंने अब तक करवाया है वो आपके समझ में आ रहा होगा।
अब इसमें एक और होता है क्या, NFRA, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या करता है, देख रेख। अगर आपसे बोलेगा कि इसकी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जो है नेशनल फाइनेंशियल, इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख रेख का काम करता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो सबसे पहले बताया था लागू करने का और उनको नियमों को, उनके रूलों को निर्धारित करने का काम कौन करता था, MCA, सरकारी के द्वारा क्या है मंत्रालय बनाया गया है। और जो ICAI है ये क्या करता है, तालमेल बिठाता है जो हमारे IFRS के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखेगा, फिर उसके हिसाब से हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करेगा और उसके बाद क्या कहेगा, आप ऐसे ऐसे काम करो पब्लिश करके, ठीक है। तो वो पब्लिश कर देगा, उसको देख रेख कौन करेगा काम, NFRA। आशा है कि जो आपको ये बताया है तीनों के तीन आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब आती है मेन बात कि जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जिसको मतलब काफ़ी वीडियोज़ में करवा रखा है यूट्यूब पे, बट बात आती है कि ये इतने ज़्यादा हैं कि प्रॉपर याद नहीं रहते हैं। तो जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा वैसे वैसे आपने करना है। और मेरा ये वादा है कि वीडियो की लास्ट में आपको 50 से 60% तो वीडियो देख के ही याद होंगे, बाकी एक बार रिवीजन करनी पड़ेगी आपको, एक बार क्या करना पड़ेगा, उसको खुद भी रिवाइज करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आपके ये इस वीडियो के बाद क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये याद रखना है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल कितने हैं। सबसे पहले माइंड में सेट करना है कि ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल कितने हैं। तो टोटल कितने रहेंगे, 39 रहेंगे, ठीक है। इसको भी मैं बता देता हूँ पहले कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये कितने हैं, टोटल 39 है। अब इसको क्या करेंगे, पहले जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये, इनको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे, 39 तक, क्योंकि हमें पता है कि कितने लिखने हैं हमने, 39। ताकि ये इसलिए बता रहा हूँ सबसे पहले, ताकि हमें लिखते टाइम पे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है। और जब सीक्वेंस में नहीं है तो जब आप सीक्वेंस के वाइज चलोगे ना तो वहाँ पे वो क्या होंगे, उलट पलट हो जाएंगे। जैसे कह सकते हैं कि 16 तक कंटिन्यू है और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू नहीं चलेंगे तो आपका जो सीरियल है ना वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 39 तक अपनी बुक या कॉपी में क्या करोगे, आप इसको कॉपी में अपने रजिस्टर में लिख लोगे सीक्वेंस को। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रिक को फॉलो करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब मैंने जो बताया वो आपने मानना है, जब भी आपको क्या होंगे, ये याद होंगे। इतनी मेरी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ट्रिक बनाते हैं इसकी, जो मैंने बना रखी है। इसमें 2-3 दिन लगे हैं ट्रिक बनाने में, और जब जाके मैंने नोट्स को इनको लिखा है उसके बाद आपके लिए ये पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो अब देखिए ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक है 101 से 116 तक हमारे क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। तो पहले तो आपको यही सीखना है कि ये कहाँ तक कंटिन्यू है, जिसमें कोई गैप नहीं है, 1 से लेके 101 से लेके 116 तक। ट्रिक कैसे बनाएंगे, ASBI ने FOF या फूफा कह सकते हो आप, ASBI ने FOF CJD FDRL। तो कैसे याद करेंगे, अब शॉर्टकट में बताता हूँ, एकदम ही रट्टा लगाना है इसका एकदम। ASBI ने FOF CJD FDRL, मेरे साथ बोलो, ASBI ने FOF CJD FDRL, ठीक है। अब एक आंखों को बंद करके आप एक माइंड सेट बनाओ कि ये ट्रिक मेरे को कितनी याद हो चुकी है। तो दोबारा करेंगे इसको, ASBI ने FOF CJD FDRL, ठीक है। इसके मैंने सीक्वेंस के नीचे लिख भी रखा है, जैसे 1 से लेके 16 तक। तो ये 1 से 16 का मतलब है 101 से स्टार्टिंग हो रहे हैं, 116 तक मैंने बताए हैं, ठीक है। अभी ये प्रॉपर सीक्वेंस वाइज करवाऊंगा भी हूँ, पर बात आती है कि अभी आपको क्या करना है, इसका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा ना, ताकि हमें हिंट मिलता रहे कि पॉइंट पे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 है उसमें क्या है, उसमें क्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक प्रॉपर फर्दर इसका वर्ड याद रखोगे, जैसे इसमें दे रखा है ASBI ने FOF CJD FDRL। इसमें मैंने पहले इसके क्या किए थे, कंबाइन भी कर दिए थे, बट ये
एक ही वर्ड है जो क्या करेगा, डिनोट करेगा पूरे के पूरे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो अभी नहीं इतना याद होता, तो अभी आपने जहाँ तक याद होता है वो याद रखो दिमाग में, ASBI ने FOF। ठीक है, यहाँ तक याद कर लो, 9 तक याद कर लो, अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर जिसके सारे याद रहते हो तो वो सारा भी कंटिन्यू कर सकता है, पर अभी मैं इसको हाफ ही डिवाइड कर रहा हूँ। ASBI ने FOF, ये मैंने 9 तक का बनाया है, 10 भी नहीं लिया मैंने इसमें। ठीक है, तो ASBI से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो ए से क्या है, अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 लिखना है आपने, और स्टार्टिंग करना है कि 101 से स्टार्ट होएंगे। अब 101 से स्टार्ट होएंगे तो सबसे पहले तो यही देखना आएगा ना 101 पे क्या आएगा। तो ए से हम क्या क्या याद रखेंगे, अपना जो ए को याद रखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इसको कि जो हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद किया है तो उसको याद के लिए ए को डिनोट करना है कि इसमें क्या किया था हमने, अडोप्टेशन किया था, इसका अपनाया था इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। तो इससे तो आपको ये याद रखना है कि अडोप्टेशन किया था हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ठीक है भाई, तो ए से आपको याद रह जाएगा कि सबसे पहले 101 में हमने क्या किया था, जो भारतीय मानक थे, लेखांकन मानक थे, उनको पहली बार क्या किया था, अपनाया था। और नाम नॉर्मल सी बात है कि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ ना कुछ चीज़ तो हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, जब भी तो वो आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपका यही हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, दूसरा है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये याद रखना, अगर मेरे से बाय चांस इंडियन नहीं बोला जाता, खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है, तो आप याद रखना कि इंडियन के बारे में ही बात चल रही है इस वीडियो में। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102। 102 क्या कहता है, ASBI ने, ये मैंने साथ में ना यहाँ पे लिखा भी है, अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो, मैं देखता हूँ ट्राई करके अगर होता है ये। 1 मिनट, ये मैंने साइड में ना ये ग्रीन कलर का 1 2 3 ये मेरे बिहाफ से बहुत इजी वे में बना रखे हैं कि ताकि हर किसी के ये क्या हो जाए, याद हो जाए। ये देखिए आप यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको हाईलाइट कर रखा है, दिख रहा होगा आपको ये वाला। ठीक है, ये ASBI ने। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको क्या करेगा, एक हिंट मिलता रहेगा कि हाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल कैसे रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको याद 102 को, ASBI में S क्या डिनोट करता है, शेयर बेस्ड पेमेंट। ये क्या कहता है, जो हमारा शेयर आधारित भुगतान है जो भी, वो हमारे किस में बताए गए हैं, 102 में। तो पहला क्या था, ASBI ने ए से क्या था, अडोप्टेशन किया था हमने, सबसे पहले इसको अपनाया था। दूसरा क्या कहता है, शेयर के बारे में बात करता है कि हमारे शेयर्स हैं उसके भुगतान करना है, उनकी पेमेंट करनी है, उसके बारे में कौन बताएगा, 102। अब आ गया 103 ASBI, तो थर्ड पे क्या आया, बी क्या कहता है, हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है कि जो हमारा व्यवसाय होता है, जैसे कि इसमें हमने पिछले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अमलगमेशन के बारे में बात होती थी ना, आपस में मर्ज कर दिया जाता था कंपनीज़ को, तो वो सारे का सारा अगर उसके बारे में बात की जाएगी तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में जो भी बात करेगा वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई क्या बताता है हमारा कि जो इंश्योरेंस हैं जितने भी हमारे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बीमा के जितने भी अनुबंध रहेंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, 104 में आएंगे। और अब तक इसमें कहीं भी गैप नहीं है, तो आपको याद रह सकता है कैसे बताया था, ASBI ने। ठीक है, उसके बाद N भी लिख दिया और हमने क्या लिख दिया, E भी लिख दिया। और कहाँ तक बताया था मैंने, ये 9 तक का बताया था, FOF। तो यहाँ तक आपका दिमाग में रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। 101 से स्टार्ट है, 116 तक ये क्या करेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। तो हमें याद रखने हैं पहले 4, क्योंकि यहीं पे इतने पेज पे यही हो रहे हैं हमारे कवर। तो ASBI ने, तो ASBI मेरा कवर हो गया। ए से बताया था अडेप्टेशन किया था सबसे पहले इसका। ठीक है, दूसरा क्या था, शेयर बेस्ड पेमेंट के बारे में बताया गया है 102 में। 103 में क्या बताया गया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में। और आई से क्या बताता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। तो ये हो गया। अब आएगा क्या है, एन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसके बारे में बताता हूँ कि एन क्या कहता है हमारा,
ASBI ए ने, ठीक है। तो एन क्या डिनोट करेगा हमारा, ये मैंने साइड में लिख भी रखा है, अगर आपको पता लग रहा हो यहाँ से। ये थोड़ा मार्कर भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे ना लिख रखा है स्पेशल एन, यहाँ पे ई। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या डिनोट कर रहे हैं। तो ASBI ने एन आ गया, एन से क्या याद रखेंगे 105। देखो 104 तक करवाए हैं, ASBI बताया है। तो फिफ्थ पे क्या आएगा हमारा, 105 पे क्या आएगा, ये आएगा हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बताया गया है एन से नॉन करंट एसेट्स के बारे में, ठीक है। ये 2 बार लिखा गया है मेरे से, तो याद रखना। देखो अभी लिखते टाइम पता नहीं लगता, अब करवाते टाइम पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो बता रहा हूँ ये नॉन करंट एसेट्स के बारे में बताया गया है इसमें। तो इसमें है हेल्ड नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। तो ये भी यहाँ पे स्पेलिंग भी मेरे से ये गलत लिखी गई है, तो ये आप थोड़ा, ठीक है, वो कोऑपरेट कर देना भाई, ठीक है। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो जाती है लिखते टाइम पे। तो ये रखना नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इसके बारे में बताया गया है। आपको हिंट मिल जाएगा, एन से नॉन करंट एसेट्स के बारे में बोला गया है, तो वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया है 105 में। अब क्या है, ई से एन ई था ना, ने से, तो इसमें रखेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 106 में एक्सप्लोरेशन के बारे में बात हो रही होगी। एन ई के बाद ई से क्या रहेगा, एक्सप्लोरेशन के बारे में, या मैंने लिख रखा है इवैल्यूएशन के बारे में। किसके बारे में, किसका होगा एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स और रिसोर्सेज का, मिनरल रिसोर्सेज का कह लो, खनिज संसाधनों की खोज और इसका मूल्यांकन के लिए क्या रहेगा हमारा 106 रहेगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, आप 116 तक कंटिन्यू लिखोगे, उसके बाद इसके ट्रिक को याद करेंगे। तो कहाँ तक होगी हमारी ये ट्रिक, ASBI ने, अब आएगा FOF। तो F से याद रखेंगे सबसे पहले, F से अब इसमें यहाँ थोड़ा वो पजल ना हो जाना आप, इसलिए मैं बताने लग रहा हूँ कि FOF आएगा ना, तो ये सेम है एक बार, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप कि ये कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 107 क्या कहता है हमारा, डिस्क्लोजर के बारे में बताएगा, पर एफ से हमें याद रखना है, तो याद रखना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही बताएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर के बारे में। अब ये ज़रूर याद रखना है आपने कि जो डिस्क्लोजर में, डिस्क्लोजर मेन है इसमें, अगर डिस्क्लोजर को हटा देंगे ना तो ये कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 109। तो याद रखना FOF है ना, तो ये सेम वर्ड आएंगे इसमें। पहले क्या आएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, मैंने हाईलाइट जब भी किया है ऐसे कि अब FO के बाद क्या आएगा, O से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 108। ये क्या बताता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के बारे में बताता है, परिचालन खंड के बारे में बताता है। और पहले वाला क्या था 107, ये प्रकटीकरण के बारे में बताता है, डिस्क्लोज करने के बारे में बताता है, किसके, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब आएगा हमारा FOF था ना, तो F से सेम आएगा। देखो यहाँ भी अब ये चल नहीं रहा था तो मार्कर नहीं चल रहा, तो इसलिए बता रहा हूँ। ये जो हमारा यहाँ पे डिस्क्लोजर आ रहा है देखो, है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस बस इतना है कि जो डिस्क्लोजर है वो 107 में आ रहा है, और जो हमारा डिस्क्लोजर से सिंपल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो किस में आ रहा है 109 में। तो याद रखना कि 107 में डिस्क्लोजर के बारे में बात करेंगे, प्रकटीकरण करेंगे उसका, वो डीपली जब बताएंगे तो वो किस में बताएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इसको उल्टा मत कर देना। तो ये कहाँ तक हो गया हमारा, 9 तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे कंप्लीट हैं। तो इसको हम दोबारा से याद करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, कहाँ से बताया था स्टार्टिंग, ASBI ने, ठीक है। फिर क्या बताया था, FOF। तो अब A से क्या था, अडॉप्टेशन, ठीक है। S से क्या था, शेयर बेस्ड पेमेंट, है ना। और B से क्या था, बिजनेस कॉम्बिनेशन के बारे में बताया है। और I से क्या बताया था, कहीं इंश्योरेंस के बारे में बताया था ना। अब क्या था फिर N के बारे में था ना, तो N से क्या बताया था मैंने, नॉन करंट एसेट्स के बारे में बताया था। फिर N के बाद E आ गया, E में क्या बताया था, मिनरल्स के बारे में, एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसका खोज करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये किस में थे, ई से थे। अब NE भी हो गया, FOF बताया था, तो डिस्क्लोजर पहले आएगा, फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट आएगा, फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर 107, 109 में क्या आएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिंपल,
ठीक है, यहाँ तक हो चुके हैं। अब कंटिन्यू करते हैं CJD FDRL, ठीक है। तो स्टार्टिंग से बोलते हैं इसको। ASBI ने FOF ये फुफ्फा बना रखा था मैंने, तो उसमें ए नहीं है, तो उसमें एक साइलेंट की वजह से ये बना नहीं, तो इसको याद करेंगे। ASBI ने FOF CJD FDRL। अब मेरे को याद किससे करना है, सी से, ठीक है। अब देखो 109 में मैंने क्या कर दिया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिए। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद क्या हुआ, जब हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है। कंसोलिडेशन के बारे में बात होगी, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो बताया था ना, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, यहाँ पे किस में आता है, वो 110 में आता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इसमें क्या है, सी से कंसोलिडेशन के बारे में बताया गया है, समेकित करना, ठीक है, कंपनीज को। तो ये किस में बताया है, ये IFRS से मिलते जुलते हैं, IFRS को फॉलो करके ही बनाए गए हैं, तो ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा कंसोलिडेशन। उसके बाद क्या है, सी भी हो गया हमारा, जे हो गया। अब जे आ गया, जे से क्या है, ज्वाइंट अरेंजमेंट। अब जब आपने कंसोलिडेशन कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको अरेंजमेंट में भी सीक्वेंस में भी लगाएंगे। तो ऊपर भी कंसोलिडेशन मतलब जोड़ना था, और उससे अगले में भी क्या है, जोड़ने के बारे में बात हो रही है। तो याद रखना, कंसोलिडेशन के बाद क्या आएगा, ज्वाइंट अरेंजमेंट आएगा। संयुक्त व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है किसमें, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111 में, ठीक है। अब हमारे कितने रहते हैं, 5 और रहते हैं, क्योंकि 116 तक मैंने क्या बताए थे आपको, कंटिन्यू बताए थे, जिसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, खाली हमने ट्रिक को फॉलो करना है। तो मेरा सी भी हो चुका है और जे भी हो चुका है। अब आती है बारी डी के बारे में। डी क्या बताता है, पहले भी था डिस्क्लोजर, अब इसको याद रखना है। डी यहाँ पर ज्वाइंट अरेंजमेंट के बाद डिस्क्लोजर किसके बारे में बताता है, इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज़ में, ठीक है, अन्य संस्थाओं में रुचियों का प्रकटीकरण बताता है। ये किस में बताता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 112 में बताता है। तो जहाँ पर अन्य संस्थाएं जो भी बची हुई हैं उनके बारे में जो भी क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा, वो कौन करेगा, 112 करेगा। तो याद रखना, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं है, इसमें किसके बारे में, डिस्क्लोज करने के अदर एंटिटी के बारे में, उनके बारे में। उसके बाद क्या आएगा, CJD FDRL। तो F से क्या आएगा हमारा, तो वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू मेजरमेंट, ये बताया था ना, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट था, वो दूसरा था, ठीक है, वो फेयर वैल्यू कॉस्ट था। यहाँ पर क्या, उसका मेजरमेंट करना कि वो करंट के हिसाब से लेना। और करंट क्या बताया था कि मान लो कोई हमने एसेट बाय की है, बिल्डिंग लगा लो 5 लाख की, और आज मार्केट में 5 साल के बाद क्या है, उस जितने की 5 लाख की खरीदी थी और आज उसका मूल्य कितना हो चुका है, 10 लाख हो चुका है। तो जो हमारा कौन सा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, वो हिस्टोरिकल बेस्ड था। तो वो क्या कहता था कि उसको किस पे आप राइट करो, उसको 5 लाख पे ही राइट करो। और जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसका ये बेनिफिट होता है कि ये बोलता है कि फेयर वैल्यू पे करो, जो आज मार्केट वैल्यू में उसका मूल्य चल रहा है। अगर वो 10 लाख पे चल रहा है तो हम उसको किस पे मेजरमेंट करेंगे, 10 लाख पे। तो ये थोड़ा सा हिंट देने के लिए, अगर इतना डीपली हर किसी को बताने लग गए ना, तो उसमें क्या होगी दिक्कत। तो हमें क्या करना है, ओनली ये याद करना है कि हमें हिंट कहाँ से मिलता है। और एग्ज़ाम में भी हमारे ऊपर से पूछ रखा होता है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। तो ये भी याद रखना है हमने कि जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट है वो कौन बताएगा, हमारा 113 बताएगा। और इसमें कोई आपको पजल होने की बात नहीं है। आपको मैंने शुरू में बोला था कि 39 तक आप क्या करोगे, कंटिन्यू लिखोगे ताकि सीक्वेंस गलत ना हो। बाकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो उम्मीद है कि जितना मैं करवा रहा हूँ इतना आपको याद हो चुका होगा। अगर इसमें आपको बिल्कुल भी हल्का भी क्या लगता है, इम्प्रूवमेंट लगता है कि हाँ हमारे याद हो रहे हैं, कि हमारे 4 हो चुकी हैं, 10 हो चुके हैं याद, तो देखो इतना ही होता है एक करवाने का वीडियो में, कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करो, सपोर्ट करो। अगर नहीं आ रहा तो फिर ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आपको मतलब वीडियो इतनी मिल चुकी हैं यूट्यूब पर आज तक, क्या आप हर किसी को फॉलो करके चल सकते हो। अगर आपको किसी का समझ में आ रहा है तो आप उसको क्या करो, प्रमोट कर सकते हो कि हाँ मैं इसी को फॉलो करके क्या करूँगा, आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा CJD FDRL था ना, तो F से फेयर वैल्यू मेजरमेंट बता दिया, D आ गया। अब फिर देखो ऊपर डिस्क्लोजर के बारे में था, अब इसमें पजल नहीं होना। D से मैंने कोड बना रखा है इसका, डेफरल। तो ये याद रखेंगे
रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स के बारे में कौन बताता है? हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 114। उसके बाद क्या है? FDR। आर से क्या है? रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है आपने कि जो ये आगे ये, क्योंकि ये दिक्कत देगा, ये मैंने साथ में लिख भी रखा है इसका, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है। तो जो नहीं कंटिन्यू है और जो हमें पता है कि हाँ कहाँ पे जाके ये इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं, तो उनको एक हिंट देने के लिए, ताकि हमारे भी याद रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। थोड़ा इसको डीपली बताऊंगा मैं। रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स में क्या है, जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 बनाया है ना, ये दो को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, उनको जोड़ के बनाया गया है। ठीक है। कैसे? जैसे जो हमारा क्या था, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 था ना, वो भी निकाल दिया है। जैसे मैंने उसमें बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा 6 था वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था, वो मर्ज करके किस में डाल दिया था, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट में डाल दिया था। तो ऐसे ये क्या है, हमारा जो 11 और 18 है ना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, एक में डाल दिया। तो याद रखेंगे, जो 11 है ये किसके बारे में बताता था, हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 11 था ये कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताता था। ठीक है। और जो हमारा 18 था ना, ये किसके बारे में बताता था, रिवेन्यू के बारे में। तो रिवेन्यू भी जोड़ दिया और कॉन्ट्रैक्ट्स भी जोड़ दिया, तो इनको जोड़ के एक में डाल दिया, और ये इसका नाम क्या रख दिया, 115 रख दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115। ठीक है। उसके बाद लास्ट रहता है हमारा यह क्या, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116। ये किसके बारे में बताता है, हमें लीज के बारे में बताता है भाई। किसके बारे में बताता है, लीज के बारे में बताता है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो मैंने बताए हैं। स्टार्टिंग करते हैं। ASBI ने FOF CJD FDRL, ठीक है, और इसको मैं दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। एक बार आप क्या करोगे, खुद इसको अब रिपीट करके देखोगे और फिर आपको क्या लगेगा कि हाँ मेरे को ये समझ में आ चुके हैं। अगर लगता है तो एक बार और मैं जल्दी जल्दी में रिवाइज करवा देता हूँ जो स्टार्टिंग से बताए थे। ASBI ने तो ए से क्या बताया था, अडोप्टेशन, अपनाए हैं सबसे पहले। फिर 102 में बताया था क्या, किस में क्या होएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट होएगी। फिर 103 में क्या बताया था कि बिजनेस के क्या करेंगे, अमलगामेशन कॉम्बिनेशन करेंगे उसका। ठीक है। फिर 104 में क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात होएगी, तो ये किस में आएगा, आई में होएगा, इंश्योरेंस। ठीक है। एन से क्या बताया था, एन में भी बताया था ना, एन का क्या बताया था, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है, जो सेल करके डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में। और फिर उसके बाद क्या बताया था, एन के बाद ई एक्सप्लोरेशन और इवेल्युएशन के बारे में ने हो गया। फिर क्या था, FOF, तो पहले इंस्ट्रूमेंट था डिस्क्लोजर वाला, फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट F से था। फिर उसके बाद CJD में कंसोलिडेशन था। J से क्या था, ज्वाइंट अरेंजमेंट। D से क्या था, हमारा डिस्क्लोजर। फिर F से क्या था, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फिर दोबारा D आएगा ना, FDRL, तो D से क्या था, डेफरल के बारे में बताया, रेगुलेटरी। और फिर FDRL, R से क्या बताया था, रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। और 116 पे क्या बताया था, लास्ट क्या था, L से लीज था, पट्टे के बारे में बताया गया है। तो ये यहाँ तक हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं 116 तक। उम्मीद है कि जो मैंने करवाए हैं ये आपके अच्छे से याद हो चुके होंगे, क्योंकि अपनी तरफ से मैं 100% नोट्स के रूप में भी दे रहा हूँ और समझाने में भी दे रहा हूँ। ठीक है भाई। उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये 39 हैं और 39 के 39 कोई याद नहीं करवा सकता। ठीक है। इतनी मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मैंने खुद भी यूट्यूब पे सर्च किया है, मेरे को नहीं मिला है। अगर आपको मिला है तो मेरे को बताना, ताकि याद रहे, मैं भी फॉलो करूं चैनल को। पर जितना मेरे से बना है, तो अगर मेरा ठीक लगता है तो आप ज़रूर सपोर्ट करना। ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं इसको। अब 16 तक हो गए। अब क्या है इसमें, अब ये कईयों के ना ये याद नहीं रहता कि हाँ इसमें अब 116 तक हो गए। अब ये कहाँ से चलेंगे, अब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से चलेंगे। ठीक है। तो मैंने ये अलग से रख रखे थे 116 तक, कि जो ये कंटिन्यू है तो इसको क्या कर लो, अलग कर लो। अब इसके बाद 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब इस पर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये नेक्स्ट आ गई है, क्या गलत कर दिया ये कुछ, 1 मिनट, ये आएगी।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है हाईलाइट करके, अगर आपको दिख रहा होगा ये इसमें, कि जो हमने अब करने हैं ना ये वाले आगे वाले 1 से 10 तक, अब मैंने इसको भी डिवाइड में कर दिया कि जैसे 1 से 10, फिर किया 10 से 20, फिर 20 से 30 और 30 से 40, ऐसे क्या कर रखे हैं, डिवाइड कर रखे हैं। 116 तक तो मतलब 1 से लेके 16 तक तो आपके क्या होंगे, याद हो चुके होंगे। अगर नहीं है तो एक बार आप क्या करोगे, खुद इसको लिख के देखना, हो जाएंगे याद, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये याद भी नहीं होते हैं, इसमें बंदा क्या करता है लास्ट में तुक्का ही मारता है। तो इससे मतलब हमें हिंट मिल सके तो हमने इसको क्या कर रखा है, ट्रिक पे बना रखा है। अगर समझ में आ रहा है तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये सीक्वेंस वाइज नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कि 1 से 10 तक कितने आते हैं। तो याद रखेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब 1 से स्टार्ट होएंगे, पहले 101 से स्टार्ट से थे, अब 1 से स्टार्ट होएंगे, ठीक है। याद कैसे करेंगे, अब इसको याद करेंगे पिसाई से। किससे याद करेंगे, पिसाई से। अब इसमें आप सी भी बोल सकते हो और इसको ई भी बोल सकते हो, जैसे आपके याद रहता हो वैसे कर लेना, ठीक है। पिसाई में कैसे याद करेंगे कि पी से क्या है 1 पे, आई कितने पे है 2 पे, अब 3 नहीं आएगा, देखो इसमें आ तो नहीं रहा ना 3, अब क्या आएगा 7 आएगा। एस से क्या आएगा 7 भी बोल सकते हो, ठीक है। और ए से उसके बाद क्या आएगा, ए से 8 आएगा इसमें, और ई से क्या आएगा 10। तो अब याद करना है पिसाई, और पिसाई में अब कैसे याद करना है कि ना तो तीसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ना चौथा है, ना पाँचवा है, ना छठा है, फिर सातवां है, फिर आठवां है, फिर नौवां नहीं है, फिर 10वां। तो इसको एक तरह से ट्रिक बना दी मैंने कि पिसाई याद कर लेंगे। अब इसको याद कैसे कर लेंगे, 1 2 7 8 10। ज़्यादा पजल नहीं होना है, इसको भी अच्छे तरीके से करवाने लग रहा हूँ, बस साथ बने रहिएगा, ठीक है। अब मैं करवाता हूँ इसको स्टार्टिंग। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है, ये क्या करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं ना, इनके बारे में आप क्या करो, प्रेजेंटेशन करो भाई, प्रेजेंट करो इसको, प्रस्तुतिकरण करो इसका। ये किसी में बताया गया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में बताया गया है। उसके बाद ये कंटिन्यू है, अब 1 और 2, पी और आई क्या है, कंटिन्यू है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या बताता है, इन्वेंट्रीज़ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ये इन्वेंट्री के बारे में। तो अब इतना तो याद हो गया होगा कि 1 तो किसके बारे में बताता है, प्रेजेंटेशन के बारे में, और 2 किसके बारे में बताता है, इन्वेंट्री के बारे में। अब आता है हम क्या लेके चलते हैं, कैश। कैश कैसे रहता है, हमारे साथ साथ रहता है, जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होएगा, हमें साथ लेके जाना पड़ेगा, किसको, कैश को। तो मैंने यहाँ पे सी से इसको डिनोट भी कर रखा है कि जो स्टेटमेंट है ना, इसको अब आप पिसाई में ना एस से भी डिनोट कर सकते हो, स्टेटमेंट को मैंने एस से डिनोट कर दिया, आप सी से भी कर सकते हो, सी से मतलब कैश फ्लो, तो जैसे आपके याद रहता हो। और याद रखना कि अब 2 के बाद सीधा 7 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें 5 और जो 6 है ना, वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है ही नहीं है, और 3 भी नहीं है। तो अब ये इस तरीके से याद करेंगे कि साथ क्या रखते हैं, कैश रखते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस पे रहेगा, 7 पे। और उसी के तुरंत बाद कौन सा आएगा, 8 आएगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 आएगा। ये किसके बारे में बताता है, पॉलिसीज़ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और एरर के बारे में बताता है कि जो भी हमने जो लेखांकन के अनुमानों में परिवर्तन हुए हैं और जो उनकी क्या है त्रुटियां हैं, उनमें गलतियां हैं, उनको सुधारने का काम किसमें है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में है। तो 7 में क्या था, कैश था, और 8 में क्या है, पॉलिसीज़ के बारे में बता दिया कि उसके लिए आप क्या बनाओ, पॉलिसीज़ बनाओ, जो आपने क्या किए हैं, अकाउंटिंग बनाए हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होगी। अब क्या आएगा, 10वां आएगा। अब ये इसमें 9 नहीं है, अब तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, जो ये कौन सा है, ये ई से किस में याद करेंगे, पिसाई में, PISAE, ई से क्या आएगा, इवेंट आएगा। ये मैंने साथ के साथ ना कॉर्नर में देखो, यहाँ पे क्या कर रखे हैं, ये लिख भी रखे हैं भाई, ठीक है। ये इनके क्या हैं, कोड लिख रखे हैं सभी के, ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये सारे के सारे क्या इनके कोड बना रखे हैं। ई से क्या था हमारा, इवेंट्स था। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड किससे रिलेटेड था, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। 10 से लेके ये अलग से चीज़ है, पहले इसको देख लो आप। पिसाई तक आपको क्या हो चुके होंगे, याद हो चुके होंगे कि जो हमारे इवेंट्स हैं ना। अब देखो इसको भी एक बार फिर से समराइज करवा देता हूँ। एक्स पे क्या था, प्रेजेंटेशन था,
2 पे इन्वेंट्री रहेंगी। इन्वेंट्री के बाद क्या होएगा, जब हमारे पास सामान आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, साथ में कैश फ्लो रखेंगे। और कैश फ्लो के बाद हम क्या करेंगे, कैश बना लिया, अब उससे रिलेटेड साथ में कैश रख लिया। फिर उसके लिए क्या करेंगे, पॉलिसीज़ भी बनानी पड़ेंगी। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इवेंट को ख़त्म कर देते हैं। कब करेंगे, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद। तो इवेंट्स कब में आएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे। तो अब आपको याद करो 101 से स्टार्ट हुए थे और आप कहाँ पहुँच चुके हो, 116 तक आपने याद कर लिए हैं। और अब आप 1 से लेके 10 तक भी क्या कर चुके हो, याद कर चुके हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे याद हो रखे हैं, तो देखो इसमें आपको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत से, ये ऐसे नहीं है कि हाँ मैंने वैसे ही बना रखे हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि याद हो रहे हैं, तभी आप क्या करना है, इसको शेयर और सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ नहीं करना। मैं खुद कहता हूँ, मैंने भी खुद वीडियो देखी है, अगर मेरे को अच्छा लगता है तो देखो मैं इतना तो करता हूँ सभी टीचर के साथ, और सभी टीचर की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। और एक और बात बता देता हूँ, चैनल पर किसी ने हमारे ग्रुप में क्या कर रखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन सर का, उन्होंने क्या किया है, मैंने चैनल पे किसी को, जैसे आप पर्सनलाइज़ क्या कर सकते हो, किसी को मैसेज करते हो ना कि हाँ आपके भले के लिए भाई ऐसे मैंने क्या बनाया है, ग्रुप बनाया है और आप फ्री में इसमें क्या हो सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। उन्होंने उन टीचर के पास क्या किया, उसको भेज दिया और उन्होंने इसमें एक स्कैमर डाल के और फ्रॉड डाल के उसमें क्या कर दिया, उसको मेंशन कर दिया, जो कि उसके बाद हमारे चैनल पर दिक्कत भी आई है। उन्होंने अकाउंट को बिल्कुल बैन ही करवा दिया था ऑलमोस्ट, तो बड़ी मुश्किल से दोबारा उसको कंटिन्यू किया है। तो भाई जो भी ऐसे टीचर्स हैं, उनको मैं उनसे भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको नहीं पता होता तो किसी को ऐसे बदनाम या इंसल्टेड मत कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है किसी को यहाँ से आगे जाने के लिए। आपका एक मैसेज दूसरे पे इम्प्रेशन गलत डाल सकता है और वो उसका मोटिवेशन डाउन कर देगा। अगर जो कोई नया इंसान क्या कर रहा है, चैनल को रन कर रहा है, तो आप उसके साथ कृपया ऐसा मजाक या ऐसा ना कमेंट कीजिएगा जिससे गलत असर पड़े, ठीक है। तो इस बात को मैंने वैसे बोल दिया कि इस ग्रुप में भी इतना मेरे को कोऑपरेशन नहीं मिला, तो उस हिसाब से मैंने बोला कि अगर आपको समझ में आता है, आपके लिए इतना किया है, तो आप इतना तो कर सकते हो, ठीक है। साथ में यूनिटी में रहोगे जब भी फ़ायदा है। अब इसको हम छोड़ देते हैं टॉपिक को, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके 10 तक ही क्या हो चुके होंगे, ये याद हो चुके होंगे, ठीक है। अब इस 10 से 20 तक याद करने हैं हमने, तो 10 से 20 में कितने आएंगे, केवल 4 आएंगे। कितने आएंगे भाई, 4 ही आएंगे। तो अब इसको भी याद करेंगे। कैसे करेंगे इसको, 10 से 20 वालों को याद करने के लिए बनाया हमने टीपी ईजी। क्या है, जो टीपी है वो कैसा है, ईजी है, ठीक है। अब टी से क्या करेंगे, जब किससे कर रहे हैं, 10 से 20 कर रहे हैं ना, तो देखो ना तो 10 है, 10 तो सॉरी करवा दिया, 10 कौन सा करवाया है, इवेंट्स वाला करवाया है ना। अब 11 है, 11 के बारे में याद करो, मैंने 115 में ये बताया था कि जो 11 है उसको रिप्लेस कर दिया है, जो किससे रिलेटेड था, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था। अब खुद देखो, जब इसमें 11 नहीं है तो क्या इसमें 18 होगा, क्योंकि मैंने 18 भी तो बोला था कि 18 भी क्या है, रिवेन्यू वाला क्या है, वो हमने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। किस में कर दिया, वो 115 में, तो इसलिए वो अब इस टाइम पे है नहीं है। तो इसमें क्या है, 10 से लेकर 20 तक केवल 4 है, तो ये भी आपके याद रह जाएंगे। याद कैसे करेंगे, TPEG, टी से मतलब 12 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11 तो है नहीं है, तो टी से 12। पी से क्या बताया था मैंने, पी को याद करने का बड़ा यूनिक तरीका है। पी को कैसे याद करेंगे, आपको याद होगा, एक तो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड था, याद हो आपके, है ना। एक किससे रिलेटेड था, डेप्रीसिएशन से। डेप्रीसिएशन किसने पे आता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 6ठे नंबर पे। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6ठे पे, 6th पे कौन सा आता था हमारा, डेप्रीसिएशन। और 10th में क्या कर दिया था, उसको जोड़ दिया था, मर्ज कर दिया था। अब बोल दिया कि जो हमारा डेप्रीसिएशन है वो किसके हेड के अंदर आएगा, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट के आएगा। अगर मैं 6 और 10 को जोड़ देता हूँ तो कितना बनेगा, 16 बनेगा। और 16 किसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिनोट करता है, PPE को ही क्या करता है, डिनोट करता है। तो हो गया ना आपके लिए इजी कि जो हमारा क्या है 16 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो किससे रिलेटेड है, PPE से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है,
ठीक है। उसके बाद कौन सा है 19, 19 पे क्या है एम्प्लॉय कितने का हो जाता है 19 का हो जाता है, तो उसको क्या मिलने लग जाते हैं बेनिफिट। ये भी एक तरह की ट्रिक बना रखी है। और उसके बाद क्या है जी कितने पे होता है G20, तो आपने नाम सुना ही होगा। तो G20 पे क्या है गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड आएगा। अब इसको डीपली करवाऊंगा, अभी याद रखना है कि 10 से लेके 20 में कितने ओनली 4 है, T12 से, P16 से, और ये रीजनिंग में भी ये क्या है जो 16 पे P आता है, ठीक है। एम्प्लॉय कितने होंगे 19 के, और G कितने पे रहेगा 20 पे। तो ये इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है। अब कंटिन्यू है तो अब आपको शुरू में बोल दिया था आप 39 तक क्या कर लो काउंटिंग कर लो, लिख लो उसको, और उसके बाद हम क्या करेंगे उसको लिखेंगे। अब देखो 22 में आया मेरा ये, अगर देखोगे आप 22 पे, अब आप इसको कैसे रिलेट करते हैं। अगर मैं इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 लिख देता, तो पहले आपने क्या कर दिया इसको लिख लिया। अब सीक्वेंस लिखने के बाद मैं T से 12 को याद कर लूँगा। और ये याद रखना कि 12 किस पे आएगा, ये 10 से 20 वाली लाइन में आ रहा है ना, तो इसलिए। तो अब इसको याद करते हैं TPEG को। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 हमारा किससे रिलेटेड करता है, इनकम टैक्स से रिलेट करता है, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किससे बताया था अभी, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड बताया था। एम्प्लॉय कितने का होएगा बेनिफिट लेगा 19 का होएगा जब। और G20 में क्या बताया था, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो ये किसके बारे में बताता है 20 बताता है भाई, ठीक है। वीडियो अब ये देखो कि अगर याद आप 39 कर रहे हो तो 39 मिनट्स में 39 तो आपको नॉर्मल सी बात है होने ही है इतने मिनट्स, है ना। क्योंकि अगर 1 मिनट में एक करवाएंगे तो भी इतना तो नॉर्मल लगना है। पर आप टाइम पे मत जाओ, आप ये देखो कि मेरे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो रहे हैं या नहीं। अगर आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके याद होते दिख रहे हैं तो आप टाइम बाउंडेशन को मत देखो, आप ये देखो कि हाँ मेरे ये ट्रिक्स याद हो चुकी हैं या नहीं, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करें अब इसको, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आज ही इसको क्या कर दूँ कंप्लीट कर दूँ, ताकि आपको ईजी रहे कि बार बार इसके पार्ट ना बनाने पड़े, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ कंटिन्यू करके। ये थोड़े ही रह चुके हैं, अब ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो 2 ही स्लाइड्स रहती हैं, कर लेते हैं इसको भी। अब 10 से 20 हो चुके हैं। अब किससे याद करने हैं 20 से 30 तक याद करने हैं। तो 21 से लेके मैं क्या करता हूँ 30 तक याद करता हूँ। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी ट्रिक याद, FBRSJ फ्राई, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा फास्टली बोल लेंगे तो कैसे बोल लेंगे FBRSJ फ्राई, ठीक है, FBRSJ फ्राई। अब इसको आप फेसबुक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। RS से आप किसी का नेम हो तो उसको रिलेट कर सकते हो, उसको क्या करेंगे J फ्राई करेंगे। FBRS को मैंने क्या कर दिया J फ्राई कर दिया, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा आ गया, अब 21 आ गया, क्योंकि जो हमारा 20 तक था वो हमने क्या कर दिए कंप्लीट कर दिए, ठीक है। उसमें क्या बताया था TPEG बताया था, अभी अभी करंट में T से 12, P से क्या बताया था आपको मैंने, P से बताया था ना आपको, P से किससे रिलेटेड था हमारा TPEG, जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट था 16 वाला, और 19 किससे रिलेटेड था एम्प्लॉय बेनिफिट से, और G किससे था G20 से रिलेटेड था भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कर देते हैं इसको कंटिन्यू। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 किससे रिलेटेड है, एफ किससे रिलेटेड करता है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड करता है, ठीक है। अब इसको भी याद कर सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉरेन एक्सचेंज किस पे आता था 11 पे आता था, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में छोटा सा डाल भी रखा है इसमें भी, फॉरेन एक्सचेंज उसमें किस में है 11 पे। यहाँ 10 जोड़ देंगे तो कितने बन जाएगा 21 पे। अगर ये ऐसे याद करना है तो ऐसे भी याद रिलेट कर सकते हो, बाकी इसको मैंने ट्रिक से बता ही दिया आपको, FBRSJ फ्राई, FBRSJ फ्राई। अब आता है बी से हमारा क्या रहेगा 23 रहेगा, ठीक है। अभी ये मैंने इसके कोड इसीलिए डालने हैं ताकि आपके याद रह सकें। हम देखो F कितने पे है 21 पे है ना, तो 22 नहीं आएगा। अब 22 नहीं आएगा तो कौन सा आएगा 23 24 आएगा। तो याद रखना कि 22 नहीं है अभी इसमें, कभी इसको वो कंटिन्यू लिख दो। तो बी से क्या आएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 2 से 3 हुए, तो 2 से 3 के लिए हम क्या करेंगे बोरो करेंगे, कुछ लेना पड़ेगा। तो बोरिंग कॉस्ट किससे रिलेटेड है 2 3 से रिलेटेड है, ठीक है।
और उसके बाद क्या है हमारा भाई, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है। अब कितने हो रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं, तो रिलेट कर रहा है, तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, ठीक है। तो ये ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये साइड में मैंने लिख भी रखा है कॉर्नर पे, ये हमारा कलर से कि आर किससे रिलेटेड करता है, आर करता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से। 21 2 1 हो रहा था ना, 2 से 1 होने लग रहे, तो एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है। 2 3 किससे रिलेटेड है, कुछ उधार ले रहे हैं, बोरोइंग कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 से 4 हो रहे हैं, तो एक से क्या कर रहे हैं, दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, तो रिलेट कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। और 2 7 किससे रिलेटेड है, सेपरेट करना। अब रिलेट कर रहे हैं, अब उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेट। तो अब 24 के बाद ना तो 25 है ना 26 है, सीधा क्या है 27 है, ठीक है। तो 27 को याद किससे करेंगे, इंडियन अकाउंटिंग 27 किससे रिलेटेड है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इसको अलग करने की बात करता है ये। और जे किससे रिलेटेड करता है, जब सेपरेट कर दिया तो इसको क्या करेगा, ये जॉइंट वेंचर करेगा अब, ठीक है। तो अब याद करना, जे किसको डिनोट करता है, हमारा 28 जॉइंट वेंचर को क्या करता है, रिलेट करता है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है 28 के बाद 29, ये हमारा क्या फ्राई बताया था ना। अब इसको फ्राई कोई शॉर्टकट में इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये थोड़ा अलग सा है, ताकि याद रह सके आपका। एफ से क्या है हमारा फाइनेंशियल, आर से क्या है रिपोर्टिंग, और आई से क्या है हमारा ये हाइपर इन्फ्लेशनरी, ठीक है। और उसके बाद क्या है ई से इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमी। तो याद करेंगे फाइनेंशियल, रिपोर्टिंग, हाइपर इन्फ्लेशनरी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। हाँ जी, तो अब दोबारा देखते हैं इसको, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। FBRSJ फ्राई, तो इसको याद करेंगे 21 23 24 27 28 29। तो अब ये देखो, जो 27 से 29 तक है ये तो क्या है हमारे कंटिन्यू है। जो क्या है 21 से लेके 24 तक है, इसमें ओनली क्या नहीं है, 22 नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है ओनली 22 नहीं है, और अदरवाइज ये क्या है कंटिन्यू है, ठीक है। 26 नहीं है, जैसे 25 नहीं है। तो अब याद रखना 27 से 29 तक कंटिन्यू है, और 21 से 24 भी कंटिन्यू है, लेकिन कौन सा नहीं है, 22 नहीं है ओनली, ठीक है। तो 21 पे क्या बताया था, फॉरेन एक्सचेंज। अब 22 नहीं होएगा तो 23 रहेगा, और 23 पे क्या बताया है, बोरोइंग कॉस्ट बताया है। अब 23 के बाद क्या आता है 24 पे क्या है, रिलेट करेंगे पार्टी को डिस्क्लोजर के लिए। अब उसके बाद क्या है 27 ऐसे हो गया हमारा। तो इसमें क्या है हमारा, सेपरेट करेंगे किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। उसके बाद क्या था जे से क्या बताया था, जॉइंट वेंचर के बारे में था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स। उसके बाद फ्राई पे क्या बताया था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हाइपर इन्फ्लेशनरी, इकोनॉमिक। अब उसके बाद हमारे कहाँ तक हो चुके हैं, 30 तक हो चुके हैं। इसको कंटिन्यू एक बार में भी बताऊंगा, पर अब ये देखो 39 है, और 39 में से आपके याद कितने हो चुकी हैं, ठीक है। देखो कुछ ना कुछ तो ऐसे रहेंगे, एक्सेप्शन हर चीज़ की होती है। जब ये कंटिन्यू नहीं है तो ये देखो हर किसी के याद नहीं होंगे, ये आपके नहीं याद होंगे। बट ये याद रखना है कि इस वीडियो से आपको कितने ज़्यादा याद हो चुके हैं या नहीं, वो मुझे ज़रूर बताना। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 30 से लेके 40 तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये याद रखना है, तो 29 तक हो चुके हैं, 30 है ही नहीं है। तो अब ये कहाँ से चलूँगा, 30 से 40 तक रिलेट करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी पहले क्या करूँगा, समझाऊँगा कि हाँ ये कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि ये भी सीक्वेंस में नहीं है। तो अब इसको कैसे करेंगे याद, 31 से लेकर 41 तक, क्योंकि 41 पे जाके ये कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, 39 बन जाएंगे। ये हमारी बस ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड ही है, तो ये ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भी कई चीज़ें पूछी जाती हैं। तो 31 से लेकर 41 तक 8 आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट में यही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये जो इससे ऊपर करवाया है ना, ये कैश फ्लो वाले ये वाले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, 32 से स्टार्ट हैं, 32 33 34, ठीक है, 32 33 34, ये तो कंटिन्यू है। अब इसमें 35 नहीं है, तो मैंने रिलेट कर दिया इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अब 1 मिनट ये हिल रहा है, तो ये देखो यहाँ 35, तो ये देखो 35 नहीं है, यहाँ पे क्या है 39 नहीं है, तो 32 31 तो है ही नहीं। देखो 32 33 34, ये 31 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 31 से 41 तक याद करनी है, तो 31 तो है ही नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से 32 थे, तो 32 33 34, 35 नहीं है। फिर किससे चलेंगे, 36 37 38 कंटिन्यू चलेंगे।
फिर एक गैप और आएगा 39 का, उसके बाद क्या है 40 और 41। और इसको भी बिल्कुल ईजीएस्ट वे में करेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको ये भी याद रहेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब इसको याद करते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा वेट। अब करते हैं स्टार्ट। याद कैसे करें इसको कि 32 के क्या कर लिया हमने, टुकड़े किए हैं सबसे पहले। तो देखो इसको थोड़ा सा याद करने के लिए बनाया, बाद में तो आपके ये रट ही जाएंगे। 32 में क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, और फिर क्या दिख रहा है 2, ठीक है। हिंदी में बोल लेंगे तो याद रहेगा, 3 2, 3 2 क्या है 3 है, और 2 से क्या है दोस्त, 3 दोस्त हैं। ये क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं भाई। किसकी कर रहे हैं, याद रखना, इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं सबसे पहले। फिर उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, 3 3 ले लिया। 3 किसकी जैसे दिखता है हमें, उल्टा करेंगे अगर इसको, जैसे इस मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखता है, ये उल्टा दिखता है ऐसे ई की तरह, ठीक है। या इसको कैसे करेंगे, जो दोस्त हैं ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर की काम करेंगे। इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करके क्या बोल रहे हैं, हम तो क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर करेंगे। तो अर्निंग पर शेयर की बात करने लग गए। अब 32 33 हो चुका है। उसके बाद 34 क्या बोल रहा है फिर, कि जब अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अर्निंग पर शेयर बना लेंगे। और अर्निंग पर शेयर के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो 3 ही दोस्त हैं ना, ये जो आपस में बात कर रहे हैं, तो पहले तो बोल दिया कि हम इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर करेंगे। और अर्निंग पर शेयर के बाद हम क्या करेंगे, इसको IFR करेंगे, ठीक है। इसके भी फुल फॉर्म बताऊंगा, अभी याद ये रखना है कि वो बोल रहे हैं कि हमने EPS तो कर लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, IFR की भी बनाने की बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, इसके लिए IFR बनाएंगे। IFR बनाने में क्या होएगा, इनको एक सेक्शन का डिले हो जाएगा। तो मैंने वो याद करवा दिया कि 35 हमारा है नहीं है। तो ये क्या करेंगे, जब IFR बनाएंगे ना, IFR को क्या बोल लेंगे, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोल लेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, गैप आ जाएगा। 36 में क्या होएगा, इनको लॉस हो जाएगा। किससे रिलेटेड होएगा ये भी बताऊंगा, बस ये याद रखना है कि इम्पेयरमेंट का मतलब जो होता है हमारा लॉस। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये लॉस खा लिया। और 37 में क्या कर दिया इन्होंने, प्रोविज़न था, ये क्या कर दिया, प्रोविज़न बनाया। इसके लिए क्या बनाया भाई इसने, प्रोविज़न बनाया। इससे रिलेटेड बनाया इसने प्रोविज़न, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट से रिलेटेड बनाया। पहले क्या कर दिया इन्होंने, इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किए, फिर उन्होंने EPS की बात की, फिर उन्होंने बोला कि हम तो क्या करेंगे, IFR को बनाएंगे। IFR बनाने में डिले हो गया, फिर क्या हुआ, लॉस। लॉस को हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट। और 37 में क्या किया उन्होंने, प्रोविज़न बनाया, कंटीजेंसी किससे रिलेटेड, लाइबिलिटी एंड एसेट से रिलेटेड। अब इनको क्या दिखा, जब प्रोविज़न बनाने लगे तो इनको क्या दिखा, एसेट्स नहीं दिखी, तो ये बोले इंटेंजिबल हो चुकी हैं। तो 37 किससे रिलेटेड है, जो कि हमारा क्या है, लास्ट स्लाइड है हमारी। 37 क्या बताती है हमारी, जो 37 था हमारा, ये सही कर लेना एक बार। वैसे सही है ये, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, 37 38 39 है नहीं है, 40 या फिर, तो 37 हो चुका है हमारा, वो किससे था, प्रोविज़न से। तो 38 क्या बताता है हमारा, इंटेंजिबल हो गई हमारी एसेट। एक सेक्शन फिर डिले हो गया क्योंकि 39 आ गया। और 39 में क्या किया उन्होंने, पैसा बचा के 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में, तो पैसा बचाया इन्होंने कैसे, इंटेंजिबल एसेट से। दिख तो रही नहीं थी उन्होंने बोला कि हमने जो जोड़ रखा था उसमें तो पहले लॉस हो चुका है, और लॉस होने के बाद क्या है, हमने प्रोविज़न बनाए, प्रोविज़न से इनको एसेट नहीं दिखी। और जब इनको एसेट नहीं दिखी ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी खरीदने की बात होगी कि हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस में, 40 में, प्रॉपर्टी की, ठीक है। 40 में इन्वेस्टमेंट कर दी उन्होंने प्रॉपर्टी की। और आखिरी में जब प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं निकला तो उन्होंने स्टार्ट क्या कर दी, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये हमारे लास्ट में क्या हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। देखिए कैसे कवर करवाता हूँ, फिर बताना मेरे को कि हाँ आपके याद हुए या नहीं हुए, ठीक है। जैसे सीक्वेंस में करते हैं, तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, उन्होंने क्या किया था, 3 दोस्त ने इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन की थी। तो इंस्ट्रूमेंट किसको डिनोट करता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा डिनोट करता है, आई हमारा डिनोट करता है इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंटेशन से, IP लिख रखा है मैंने शॉर्टकट में। ई से क्या बताया था, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर के बारे में, अर्निंग पर शेयर उसमें भी था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो आपको याद होगा वो किस पे आता था, बताना मेरे को किस पे आता था वो, ठीक है, कमेंट्स में। अर्निंग पर शेयर के बारे में कौन बताएगा, 33 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, याद रखना इसको। और 34 क्या बताएगा, इंटीरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बताएगा। देखो IEI
इसको याद मैंने यहाँ पे भी ट्रिक इसलिए बनाई है कि थोड़ा शॉर्टकट में हो जाए, अदरवाइज आपको वो जो अगर स्टोरी याद है ना तो उससे भी बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आएगा। तो क्या किया उन्होंने, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ इनको 35 में क्या है हमारा जो 34 के बाद 35 में ये 36 दिखा रहा है ना इसमें, ये सीक्वेंस का वो चक्कर है, ये आपको मैंने बोल दिया कैसे करो, कंटिन्यू करो। तो इसमें क्या है 36 में IF में क्या है, इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 34 रहेगा। IA से क्या रहेगा हमारा, इम्पेयरमेंट हो चुकी है एसेट्स की, इनको फिर जब इन्होंने रिपोर्टिंग तैयार की है ना तो इनको क्या हो चुका है, इम्पेयरमेंट हो गई है किसकी, एसेट्स की, IFR बनाने के बाद। अब इन पे क्या गया इनको क्या कर दिया, इम्पेयरमेंट होने के बाद इन्होंने बोला अब इसके लिए हम क्या कवर अप करते हैं, प्रोविज़न बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो 37 में इन्होंने बोला हम प्रोविजंस, कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड एसेट्स के बारे में बताएगा हमें, कौन सा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37। फिर उसके बाद क्या है हमारा, ये भी हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे करते हैं। तो 37 हमारा किससे रिलेटेड हो गया, प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट से रिलेटेड। फिर इसके बाद क्या हो गया हमारा, ये भी याद रखेंगे ना ये ट्रिक को। इसको बाद हम पी को लेके चल गए हम, पी से हो गया हमारा प्रोविजन, और आई से हमारा क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स। क्या हो गया हमारा, इंटेंजिबल एसेट। अब इन्होंने प्रोविजन बनाया, इनको क्या हुआ, एसेट्स दिखाई नहीं दी, तो क्या बोल रहे, इंटेंजिबल क्या होगी, वो अमूर्त हो चुकी हैं वो एसेट्स। 38 में क्या गया, इंटेंजिबल एसेट्स। और 38 में क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्होंने इसके बाद क्या किया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया 40 में। 39 हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, तो 40 आया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी। फिर 39 में क्या किया उन्होंने, एग्रीकल्चर कर दिया। क्या किया इन्होंने, एग्रीकल्चर। लास्ट में क्या कर दिया उन्होंने, स्टार्ट कर दी करने की, हमें प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आपको अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में नहीं पता है। जो लास्ट वाले हैं इनको एक बार फिर रिपीट मोड में करवा देता हूँ। जो एग्रीकल्चर है वो 41 पे रहेगी, याद रखना। सबसे लास्ट में क्या आएगी, एग्रीकल्चर ही का ऑप्शन ही बचता है इंसान पे। उससे पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात की, वो 40 में थी। 38 में क्या था, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में था कि हमें एसेट्स नहीं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटी बनाए थे उन्होंने। उससे पहले इनको क्या हो चुकी थी, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स हो चुकी थी। उससे पहले क्या होता था, उन्होंने IFR बनाया था। उससे पहले EPS था। और 32 में क्या था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। ये हमारा सारे का सारा टॉपिक है जो क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। और अगर आपको इससे वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है, अगर आपको लगता है कि हमारे में पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, तो आप इसको जब जाके क्या करना, फॉलो करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि वीडियो देखने वाले बहुत बनाने वाले, बात होती है कि जब कंटेंट को क्या करना पड़ता है, याद करवाना पड़ता है। थोड़ा मिसमैचिंग हो सकती है वर्ड में, क्योंकि पहली बार क्या हुआ है, वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ज़्यादा मेरी वीडियोज़ नहीं है अभी यूट्यूब पे, बट इतना है कि मैं एज ए स्टूडेंट समझ सकता हूँ कि कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या किया, आपको याद करवाने की कोशिश की। आशा है कि आपको जो मैंने करवाया वो समझ में आया होगा। इसी से हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये एक मेहनत का फल होता है, जो अगर आपको लगता है कि हमारे समझ में आ रहा है तो थैंक यू। साहिल कॉमर्स क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।